हेलो बच्चों। बहुत सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने माइंड मैप सीरीज के कुछ चैप्टर्स का रिवीजन शुरू कर दिया है, जिसमें मैंने पहला चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट का एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन और उसके बारे में कुछ कुछ मेन पॉइंट्स डिस्कस किए थे। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं एक और चैप्टर आपके सामने लेके आ रहा हूं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे सवाल बनाए जाते हैं। हालांकि देखा जाए तो ये जेई के सिलेबस में बहुत नया चैप्टर, बहुत पुराना चैप्टर नहीं है। यानी इस चैप्टर पर अभी भी सवाल पूछे जाने का स्कोप काफी ज्यादा है और बहुत अलग अलग तरह के सवाल अभी भी इस टॉपिक पर बनाए जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर मैं इसका एक ब्रीफ कुछ समराइज करूं इस पूरे चैप्टर को, तो इस पूरे चैप्टर के समराइज करने में मुझे ये कुछ मेन, अगर मैं सबसे ज्यादा मेन पॉइंट्स की बात करूं तो मुझे सबसे ज्यादा मेन पॉइंट्स ये 4 5 6 पॉइंट्स नजर आते हैं, जिनमें सबसे पहले क्रिस्टल सिस्टम्स के बारे में जरूर 2 मिनट का डिस्कशन होना चाहिए। और उसके बाद मुझे मेन जो हमारे सिलेबस में क्यूबिक सेल्स हैं और जो हेक्सागोनल पैकिंग है उसके बारे में डिस्कशन करना चाहिए। उसके बाद कुछ हम वॉइड्स के बारे में जरूर डिस्कशन करेंगे, ऑक्टाइडल और टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बारे में, और उसके बाद डिफरेंट टाइप के आयनिक क्रिस्टल्स के बारे में और फिर क्रिस्टल डिफेक्ट्स के बारे में। तो मुझे लगता है कि कुल मिला के अगर सब कुछ देखा जाए तो इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा मेन पोर्शन आते हैं वो ये पोर्शन है, जिसको अगर सही से रिवाइज कर लिया जाए तो एक अच्छे लेवल के एग्जाम में आने वाले सवालों का आंसर दिया जा सकता है, प्रोवाइडेड कि आप कुछ सवालों की प्रैक्टिस साथ में जरूर करके जाएं। बिकॉज ये सीरीज एक ऐसी सीरीज है जिसमें हम बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ये एक माइंड मैप सीरीज है जिसमें आपके दिमाग में एक हल्की सी पिक्चर क्लियर की जाए कि इस चैप्टर में मेन पॉइंट्स क्या है, जिनको रिवाइज करके और जिनके ऊपर प्रैक्टिस या सवालों की प्रैक्टिस करके हमें एग्जाम देने जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट निकल के आता है वो डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम्स के ऊपर बात करेंगे, और ये बड़ा आसान सा टॉपिक है। इसमें अगर आप देखें तो ये हमें सिर्फ ध्यान रखना है कि जो डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल सिस्टम्स एग्जिस्ट कर सकते हैं वो ये 7 हैं, जिसमें क्यूबिक है, टेट्रागोनल है, ऑर्थोरोम्बिक है, मोनोक्लिनिक है, हेक्सागोनल है, आपके पास ट्राइगोनल है और ट्राइक्लिनिक। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो 7 तरह के हमारे क्रिस्टल सिस्टम्स हैं, इन क्रिस्टल सिस्टम्स के अंदर भी अगर मैं एटम्स के अरेंजमेंट के बारे में बात करूं तो हर क्रिस्टल सिस्टम में 4 तरह के अरेंजमेंट्स दिखाई दे सकते हैं। सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट भी हो सकता है, बॉडी सेंटर अरेंजमेंट भी हो सकता है, फेस सेंटर अरेंजमेंट भी हो सकता है, और एज सेंटर एंड सेंटर अरेंजमेंट भी देखने को मिल सकता है। लेकिन जो एग्जिस्टेंस है अगर मैं उसकी बात करूं तो कुल मिला के लॉजिकली तो 7 के अंदर अगर हर आदमी 4 यूनिट अरेंजमेंट्स, एटॉमिक अरेंजमेंट शो कर सकता है तो कुल मिला के 28 ब्रेवाइस लैटिसेस एग्जिस्ट करने चाहिए। बट ऐसा देखा गया है कि कुल मिला के 14 ही ब्रेवाइस लैटिस, 14 ब्रेवाइस लैटिसेस एग्जिस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि सर क्यूबिक एक ऐसा सिस्टम होगा, क्रिस्टल सिस्टम होगा जिसमें सिर्फ 3 तरह के एटॉमिक अरेंजमेंट्स ऑब्जर्व किए जाएंगे, जिसमें एक सिंपल क्यूबिक होगा। जो अरेंजमेंट ऑब्जर्व किया जाएगा उसमें से एक सिंपल क्यूबिक होगा, एक बॉडी सेंटर होगा और एक फेस सेंटर होगा। लेकिन सर अगर आप टेट्रागोनल की बात करें तो टेट्रागोनल एक ऐसा क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें सिर्फ 2 ही तरह के अरेंजमेंट दिखाई देंगे, सिंपल क्यूबिक और बॉडी सेंटर। सिमिलरली अगर आप ऑर्थोरोम्बिक की बात करें तो ऑर्थोरोम्बिक एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें चारों तरह के, जो आप सोच सकते हैं आप सिमिट्री के हिसाब से, चारों तरह के एटॉमिक अरेंजमेंट्स हमारे सामने दिखाई देंगे। इसी तरह से अगर मोनोक्लिनिक की बात करें तो उसमें सिंपल क्यूबिक और एंड सेंटर, हेक्सागोनल की बात करें तो उसमें सिंपल क्यूबिक, ट्राइगोनल की बात करें तो उसमें भी सिंपल क्यूबिक, और अगर मैं ट्राइक्लिनिक की बात करूं तो उसमें भी सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट दिखाई देने चाहिए। यानी कहने का मतलब ये हुआ, जो मुझे ध्यान रखना है वो क्या है कि ये 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम्स क्या हैं, साथ ही साथ हर क्रिस्टल सिस्टम में एटॉमिक अरेंजमेंट किस किस तरह से दिख सकता है, साथ ही साथ इनके एज लेंस और इनके जो एंगल्स है, इन एंगल्स के बारे में भी मुझे ध्यान रखना है। ये मेरा सजेशन है। फर्स्ट स्लाइड जो मैंने बनाई है ये सोच के बनाई है कि इसको याद करने के तमाम तरीके हैं। मुझे पता है तुम लोगों को पता है ये सब बातें, इसको किसी भी तरह से आप याद कर सकते हैं, बट इसको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी। सेकंड पोर्शन पर आते हैं, जिससे ये चैप्टर, जहां पर ये चैप्टर एक्चुअली न्यूमेरिकल की तरफ मुड़ जाता है, एंड दैट इज अगर मैं अलग अलग सिस्टम्स की बात करूं तो उनमें सबसे पहले अगर मैं अपने सिलेबस की बात करूं तो उसमें क्यूबिक सिस्टम और एक हेक्सागोनल पैकिंग मेरे सिलेबस में आती। एक हेक्सागोनल यूनिट सेल और एक क्यूबिक यूनिट सेल। कौन कौन सी क्यूबिक यूनिट सेल्स, उसके बारे में बात करते हैं। और अभी आपने देखा सर, क्यूबिक सिस्टम 3 ही तरह के हैं, एक सिंपल क्यूबिक, एक बॉडी सेंटर और एक फेस सेंटर। इसी से काम चलाना पड़ेगा। लेकिन सर ये सब करने से पहले कम से कम क्यूब के बारे में 2-4 बातें बताइए। पहली बात, क्यूब एक ऐसी चीज है जिसकी सारी डायमेंशन एक जैसी है। सर ये, वो और ये सब बराबर होता है, बिल्कुल सही है। दूसरी बात, क्यूब एक ऐसा सिस्टम है जिसके 8 कोने होते हैं, कॉर्नर्स। बिल्कुल सही, क्या बातें बता रहे हैं सर। क्यूब एक ऐसा सिस्टम है जिसके 6
फेजेस होते हैं और क्यूब एक ऐसा सिस्टम है जिसमें 12 एजेस होती, यानी कुल मिला के देखा जाए तो एक क्यूब के अंदर एक अकेले क्यूब में इस तरह के पॉइंट्स मुझे दिखाई देते हैं। चलिए ठीक है सर, अब आप ये बताइए, अगर क्यूबिक सिस्टम में एटम्स के अरेंजमेंट के बारे में आप बात करें तो एटम्स कहां कहां हो सकते हैं? अरे भाई, एटम कोने पर भी हो सकता है, एटम फेस के सेंटर पे भी हो सकता है, और एटम बॉडी के सेंटर पे भी हो सकता है, और एटम एज के सेंटर पर भी हो सकता है। तो अगर सर एटम कोने पर हुआ तो क्या होगा? अरे भाई, अगर एटम कोने पर हुआ तो वो एक कोने का एटम 8 कमरों का एटम होगा। क्यों? क्योंकि सर एक कॉर्नर एटम 8 कमरों को शेयर करता है, क्योंकि क्यूब का कोई भी एक कॉर्नर अगर ले लिया जाए तो वो 8 क्यूब्स को शेयर करेगा। 1, उसके पीछे 2, आगे 3, उसके पीछे 4, फिर 5, उसके पीछे 6, सो ऑन सो ऑन सो ऑन। यानी कहने का मतलब ये हुआ, कोई भी एक कॉर्नर बॉल एक क्यूब के अंदर 1/8 कंट्रीब्यूट करती है। तो अगर एक क्यूब के अंदर उसका कंट्रीब्यूशन निकाला जाए, देन द कंट्रीब्यूशन शुड बी 1/8। बिल्कुल सही बात है, 1/8 कंट्रीब्यूशन निकल के आएगा। सिमिलरली अगर आप फेस के सेंटर के कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो आधा इधर आएगा, आधा उधर आएगा, यानी कंट्रीब्यूशन हाफ होगा। सिमिलरली अगर आप एज के सेंटर की बात करते हैं तो किसी भी एज पर आने वाला कोई भी एटम वो अल्टीमेटली 4 क्यूब्स को शेयर करेगा। आप खुद समझदार समझ सकते हैं, किसी भी एज को आप देखें तो वो 4 कमरों की एज है। अगर आप उस पर किसी भी आदमी को रखेंगे तो वो एक्चुअली 1/4 आपकी होगी और 1/4 किसी और की, 1/4 किसी और की और 1/4 किसी और की, यानी एक यूनिट में उसका कंट्रीब्यूशन 1/4 होगा। इसका मतलब ये हुआ सर एज का कंट्रीब्यूशन 1/4 होगा। और सर इसमें क्या सोचना है, जो बॉडी के अंदर है वो तो मेरा ही है, और जो बॉडी के अंदर है उसका कंट्रीब्यूशन पूरा का पूरा मेरा ही होगा। यानी मुझे कम से कम क्यूब के बारे में ये 4 इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, ताकि मैं क्यूब्स के अंदर जो एटॉमिक अरेंजमेंट्स हैं, जो कि सिंपल क्यूबिक, बीसीसी और एफसीसी के नाम से जाने जाते हैं, उनको समझ सकूं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट के बारे में। सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट क्या कहता है? ये आपके सामने सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट है। क्या बताना चाह रहे हैं? अरे सर, बड़ा सीधा अरेंजमेंट होता है। हर कोने पर एक गेंद है सर। अरे तो क्या कोने वाली गेंदें एक दूसरे को टच कर रही हैं? अरे कैसी बातें कर रहे हैं सर, अगर कोने वाली भी टच नहीं करेंगी तो कौन टच करेगा? इसका मतलब ये हुआ, क्यूब एक ऐसा सिस्टम या सिंपल क्यूबिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होगा जिसमें कॉर्नर बॉल्स एक दूसरे को टच करेंगी, क्योंकि सर सॉलिड एक ऐसी चीज है जिसमें कोई ना कोई गेंद किसी ना किसी गेंद को सहारा जरूर देती है। अगर किसी गेंद को कोई सहारा ना मिला तो वो सॉलिड नहीं हो सकता सर। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपने कॉर्नर पर एक बॉल रखी है और सारी बॉल्स कॉर्नर पर है तो वो पक्का कॉर्नर बॉल्स एक दूसरे को टच करेंगी, जिसकी वजह से आपका सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट तैयार होगा क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर। मैंने कहा बहुत बढ़िया सर, इसका मतलब ये हुआ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये वाली जो कॉर्नर बॉल है और इसके पीछे वाली जो कॉर्नर बॉल है, ये दोनों एक दूसरे को टच कर रही हैं? बिल्कुल टच कर रही हैं। और अगर ये दो कॉर्नर बॉल एक दूसरे को टच कर रही हैं, या ये दोनों एक दूसरे को टच कर रही हैं, या ये दोनों एक दूसरे को टच कर रही हैं, या ये दोनों एक दूसरे को टच कर रही हैं, तो एक चीज तो एकदम साफ समझ में आती है सर, 2r की वैल्यू a के बराबर होगी, इसको कोई नहीं रोक सकता। 2r is equal to a. Why? Because this is r and this will be the edge length, जो क्यूब की एज लेंथ है सर, यानी 2r a के बराबर होना ही है। बिल्कुल सही सर। दूसरी बात ये बताइए, इस क्यूब के अंदर अगर हर कोने पर एक आदमी, तो इस क्यूब के अंदर इफेक्टिवली कितने आदमी हैं? अरे यार, अभी तो बात हुई थी सर, कोने वाले का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। हर कोने पर अगर एक आदमी है और कोने होते हैं 8, यानी 8 बॉल्स का 1/8 कंट्रीब्यूशन 1 होगा। यानी इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, जिनको रैंक के नाम से भी जाना जाता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट की जो रैंक है वो 1 देखने को मिलती है। सर बड़ा आसान है, ये भी एक बात समझ में आ गई कि सिंपल क्यूबिक यूनिट एक ऐसी यूनिट है जिसमें एक इफेक्टिव एटम्स है और 2r की वैल्यू a के बराबर होती है। और बताइए सर सिंपल क्यूबिक के बारे में, सिंपल क्यूबिक का जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो कैसे निकाला जाता है? सबको पता है, पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब है वॉल्यूम ऑफ द इफेक्टिव बॉल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट। इफेक्टिव बॉल्स कितनी है? अभी तो बताया है सर, एक ही बॉल इफेक्टिव होती है, तो एक बॉल का वॉल्यूम divided by volume of the cube, and the volume of the cube is a cube, and what is a? सर a की जगह 2r रख दीजिएगा, तो जैसे ही आप a की जगह 2r का क्यूब करेंगे सर एक वैल्यू आएगी जिसको 0.52 बोला जाएगा। सो अल्टीमेटली द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट इज 0.52। और सर इसमें क्या सोचना, अगर पैकिंग फ्रैक्शन 0.52 है तो जो वॉइड फ्रैक्शन होगा, खाली जगह का जो फ्रैक्शन होगा, वो 1 में से माइनस करके निकाल लिया जाएगा, एंड इट विल बी 1 - 0.52, इट विल बी 0.48। तो ऐसा लग रहा है जैसे सिंपल क्यूबिक यूनिट एक ऐसी यूनिट है जिसमें आधा आधा मामला है, आधा भरा है और आधा खाली है। हाँ सर ठीक है सर, 52% और 48% का रेशो है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आधा आधा मामला है। और होना भी चाहिए था सर, क्योंकि सिंपल क्यूबिक यूनिट में आपने सिर्फ क्यूब्स के कॉर्नर को ही ऑक्यूपाई किया है। क्यूब के पास अभी और भी जगह थी जो ऑक्यूपाई हो सकती थी, जिनको आपने ऑक्यूपाई नहीं कर रखा है। चलिए ठीक,
दूसरी, अब आते हैं नेक्स्ट लेवल पर बात। नेक्स्ट लेवल पर क्या आता है कि सर अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें सिंपल क्यूबिक यूनिट का, तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकाला जाएगा? सर ये बताइए, ये बला क्या है सर? ये कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है? अरे एक आदमी कितने लोगों को टच कर रहा है, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी अगर मैं सिंपल क्यूबिक यूनिट की बात करूं तो सिंपल क्यूबिक यूनिट में अगर एक एटम सिंपल क्यूबिक यूनिट बना रहा है तो वो एटम अपने ही जैसे कम से कम 6 लोगों को टच कर रहा है। ये कैसे पता चला आपको? लीजिए यहीं से पता चलता है। और नहीं तो सर एक काम करिए ना, एक आसान डायग्राम आप ही बना लीजिए। तो चलिए एक आसान डायग्राम मैं बना लेता हूं, फटाफट आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि एक एटम जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं ये 8 लोगों को टच कर रहा है। तुम बताना, क्या ये इसको टच कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। अरे तो सर इसको भी तो करेगा। बिल्कुल। क्या ये इसको टच कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो क्या इसको नहीं करेगा? इसको भी करेगा। क्या ये इसको टच कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो क्या सर ऊपर वाले को नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। इसका मतलब ये हुआ, इसमें कोई शक नहीं है कि एक कॉर्नर बॉल 6 एटम्स को टच करती है। सो द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस बॉल और एनी बॉल इन द सिंपल क्यूबिक यूनिट इज 6। नो डाउट द कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6। चलिए ठीक है सर, ये भी एक पॉइंट समझ में आता है। अब आते हैं और अंदर की बात करते हैं। क्या सर सिंपल क्यूबिक यूनिट के अंदर आपको कुछ वॉइड स्पेसेस दिखाई देते हैं? हाँ बिल्कुल दिखाई देते हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट में वॉइड स्पेस कहां होता है सर? अरे कोने पर कौन है सर? कोने पर तो गेंद है। तो फिर जगह कौन सी बची? अरे सर फेस का सेंटर खाली पड़ा। अच्छा, एज का सेंटर खाली पड़ा है। पागल हो गए हो? एज का सेंटर कैसे खाली पड़ा है सर? एज पे तो जगह ही नहीं है। यानी क्योंकि कॉर्नर बॉल टच कर रही है, कॉर्नर बॉल टच करेंगी तो एज पर जगह ही नहीं होगी। यानी जगह कहां कहां दिखती है सर? एक जगह फेस के सेंटर पर दिखती है, फेस का सेंटर खाली दिखाई देता है सर। ये जो फेस का सेंटर है यहां पर खाली जगह, समझिए बात को, ये खाली, ये बॉल्स है आपकी और आपको फेस का सेंटर मुझे खाली दिखाई देता। इसका मतलब ये हुआ सिंपल क्यूबिक यूनिट के अंदर फेस का सेंटर खाली है। बहुत बढ़िया। कितने फेजेस हैं सर? 6 फेजेस हैं। इसके अलावा भी कोई खाली जगह है? हाँ सर, 4 बॉल ऊपर है, 4 बॉल नीचे हैं। इसका मतलब बॉडी के बीचों बीच भी एक गड्ढा है सर। यानी बॉडी के बिल्कुल बीचों बीच भी एक गड्ढा नजर आएगा, वो ये वाला गड्ढा होगा। यानी वी हैव 2 टाइप्स ऑफ वॉइड, एक फेस सेंटर वॉइड, नो डाउट इट विल बी फेस सेंटर वॉइड, और जो दूसरा वॉइड होगा इट विल बी बॉडी सेंटर वॉइड। यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट में 2 तरह के वॉइड स्पेसेस हैं, एक फेस सेंटर वॉइड और एक बॉडी सेंटर वॉइड। मैंने उनकी रेडियस, तुम खुद कैलकुलेट करोगे और निकालोगे उनकी रेडियस क्या या उनका साइज क्या निकल के आएगा। साइज ऑफ बॉडी सेंटर इज 0.732 बट द साइज ऑफ फेस सेंटर वॉइड इज 0.414 आर, और वो आसानी से उस जगह पर बॉल रखकर कैलकुलेट किया जा सकता है। यानी सिंपल क्यूबिक के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन के साथ साथ 2 और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अगर मैं सिंपल क्यूबिक यूनिट के नियरेस्ट एटम्स की बात करूं, नियरेस्ट, अरे सर वो तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, वो तो आपने 6 बता रखा है हमें, यानी वो तो 6 होंगे। यानी इस तरह के एटम्स कितने होंगे सर? 6 होंगे। और उनके आपस में दूरियां, ओफो अभी तो बताया है, एज लेंथ के बराबर ही तो हैं ये सारी दूरियां। इसका मतलब ये हुआ जो नियरेस्ट एटम होंगे वो ए डिस्टेंस पर होंगे, और कितने होंगे सर? वो 6 होंगे, वो अभी आपने बताया। नेक्स्ट नियरेस्ट कौन होगा? नेक्स्ट नियरेस्ट वो होगा जो इससे थोड़ा सा ज्यादा दूर होगा। इससे थोड़ा सा ज्यादा दूर कौन होगा? इससे थोड़ा सा ज्यादा दूर वो होगा जिसकी डिस्टेंस इससे ज्यादा है, और इससे ज्यादा डिस्टेंस वाला आदमी है ये है, जिसको आप A√2 कह सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, दिस इज A√2। तो सर अगर एक ये है तो एक इधर भी तो होगा। बिल्कुल सही कहा। और ऐसे ही सर एक इधर होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो, तो एक इधर भी तो होगा। यानी कुल मिला के इस प्लेन में 4 नीली बॉल्स होंगी जो इसकी नेक्स्ट नियरेस्ट होंगी। तो सर अगर इस प्लेन में 4 है तो इस प्लेन में भी 4 होंगी, और इस प्लेन में भी 4 होंगी। 3 प्लेन 4 के हिसाब से 12 होंगे। सर ये A√2 वाले 12 दिखाई देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और ये 12 लोग कितनी डिस्टेंस पर होंगे? A√2 डिस्टेंस पर होंगे। सिंपल क्यूबिक के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट। चलिए एक बात और कर लेते हैं सर। इस तरह से तो आपने कहा था कि जो क्रिस्टल सिस्टम क्यूबिक है उसमें बॉडी सेंटर, फेस सेंटर भी होंगे। तो चलिए बॉडी सेंटर की बात कर लेते हैं। एक होमवर्क के साथ दूंगा, ये बॉडी सेंटर वाली बात करूंगा। क्या सर? ये जो बॉडी सेंटर वॉइड है, इस बॉडी सेंटर जो हमारे क्यूबिक सिस्टम है, इसका अरेंजमेंट कैसा है? तो नाम से समझ में नहीं आ रहा है कि सर हर कोने पर गेंद होगी, बहुत बढ़िया, और बॉडी के सेंटर पर एक गेंद होगी। तो सर इससे तो इसकी रैंक 2 निकल के आ जाएगी। कैसे बेटा? क्योंकि सर कोने वाले 8 हैं तो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 के हिसाब से 1 हो जाएगा, और सर जो बॉडी के अंदर है वो तो अंदर है, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन तो 1 होगा। इसका मतलब सर पहली इंफॉर्मेशन समझ में आती है, रैंक ऑफ दिस बीसीसी यूनिट शुड बी 1। सेकंड, रैंक ऑफ द BCC should be 2. Second thing,
अगर आप रेडियस की रिलेशन एज लेंथ के साथ निकालना चाहें, जिसपे बहुत सवाल मेंस लेवल पर बनते हैं, अगर वो पूछा जाए आप तो कैसे निकालेंगे? सर कॉर्नर बॉल एक दूसरे को टच करेंगी, इसमें क्या सोचना, जैसे अभी आपने 2r इज इक्वल टू ए बोला था, वैसे ही कॉर्नर बॉल टच करा दीजिए। पागल हो गए हो? कॉर्नर बॉल टच करेंगी तो बॉडी के बीचों बीच एक छोटा सा गड्ढा बनेगा। अभी देखा तो तुमने साइज 0.732r। अगर आप उतना ही बड़ा आदमी ठूसना चाहते हैं जो कोने पर है, ये चारों गेंदें खुल जाएंगी, क्योंकि बीच में इतनी जगह होती नहीं। यानी अगर आप बॉडी के सेंटर में उतनी ही बड़ी बॉल रखना चाहते हैं जितना कॉर्नर ऑक्यूपाई कर रहा है, तो सर आपकी कॉर्नर बॉल एक दूसरे को टच नहीं कर सकती। इसका मतलब ये दोनों बॉल एक दूसरे को टच नहीं कर रही हैं, तो सर टच कौन कर रहा है? टच ये डायगोनल की बॉल्स कर रही हैं। समझना जरा, यानी ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल की बॉल एक दूसरे को टच कर रही हैं, और ऐसे में जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा? सर रिलेशन बनेगा r प्लस 2r प्लस r इज इक्वल टू बॉडी डायगोनल। यानी जो रिलेशन बनना चाहिए वो 4r इज इक्वल टू a√3 बनना चाहिए। बिल्कुल सही सर, एज लेंथ और रेडियस का रिलेशन यही निकल के आएगा। पैकिंग फ्रैक्शन इसमें क्या है सर? दो आदमी है, दो आदमियों का वॉल्यूम निकालिए, a³ से डिवाइड करिए, a की वैल्यू r के टर्म्स में यहां पुट कर दीजिए, पैकिंग फ्रैक्शन बढ़िया 68% निकल के आएगा। और इसी तरह से अगर आप वॉइड फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं तो 1 में से माइनस कर दीजिएगा। ये चार बातें सीधी हैं सर। जरा सा आगे बढ़ते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर पे चलते हैं। क्या मतलब होता है सर? एक गेंद कितनी गेंदों को टच कर रही है, दैट इज कोऑर्डिनेशन। हाँ बेटा वो तो कोऑर्डिनेशन है। तो सर बताइए कितनी को टच करती हैं? अरे कोने वाली गेंद कोने को ना, कोने वाली कोने को टच नहीं करती, तो फिर कौन किसको टच करता है? सर कोने वाली बॉल बॉडी के सेंटर को टच करती। तो अगर कोने वाली बॉल बॉडी के सेंटर को टच करती है तो वो कोने वाली बॉल 8 कमरों का कोना है। 8 कमरों में एक बॉडी सेंटर बॉल है तो उनको टच करेगी। इसका मतलब ये हुआ ये कॉर्नर बॉल इस कमरे के बॉडी सेंटर को और 8 कमरों के बॉडी सेंटर को टच करेगी, यानी इफेक्टिवली ये 8 कमरों की बॉल्स को बॉडी सेंटर को टच करेगी। सो द कोऑर्डिनेशन नंबर शुड बी 8। सिमिलरली अगर मैं यहां पर इंपॉर्टेंट एक बात जो थोड़ी सी टेक्निकली समझूं, इसमें गड्ढा कहां है सर? खाली जगह कहां है? अरे बॉडी के सेंटर पर है? नहीं है सर, बॉडी के सेंटर पर तो बॉल है, तो फिर ठीक है। एज के सेंटर पर है? हां हो सकता है सर, क्योंकि एज की बॉल्स एक दूसरे को टच नहीं कर रही हैं, तो एज के सेंटर पर जगह है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, एज के सेंटर पर जगह तो दिखती है, सारी एजेस के सेंटर पर जगह है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अब इसका मतलब यह हुआ सर, जो हमें खाली जगह दिखाई दे रही है वो एजेस के सेंटर पर दिखाई देगी। इस तरह से ही एजेस के सेंटर पर आपको खाली जगह दिखाई देगी। चलिए ठीक है, लेकिन सर ये बताइए कि अगर ये एजेस के सेंटर पर खाली जगह है तो इसके अलावा भी कोई खाली जगह है? फेस के सेंटर की जगह भी खाली है। आप देखिए ये वाला, ये जगह भी फेस की सेंटर की खाली है, क्योंकि यहां पर भी कोई नहीं आ सकता। ये जगह सारी फेस के सेंटर की मेरी खाली है। और फेजेस कितनी हैं सर? 6 फेजेस हैं। ऐसे ही पीछे भी होगी और ऐसे ही सामने भी होगी। सर फेजेस के सेंटर भी खाली हैं। अब इनका साइज बताइए क्या होगा? इन दोनों के साइज सेम होंगे। क्यों सर? उनका साइज 0.155r से निकाला जाएगा। आप सब लोग इसको खुद कैलकुलेट करिएगा। आसान तरीके से जिस तरह से रेडियस रेशो कैलकुलेशंस की जाती हैं, उसी तरह से ये साइज कैलकुलेशन भी की जा सकती है। एक चीज क्लियर है कि सर इन दोनों का साइज बराबर होगा। क्यों? क्योंकि सर जिस गड्ढे की आप बात कर रहे हैं वो गड्ढा उन दो गेंदों के बीच में है जिनकी आपस में दूरियां a है। तो सर जिस गड्ढे की आप यहां बात कर रहे हैं, ये नीले वाले वॉइड की जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये वॉइड भी तो उन दो गेंदों के बीच में है जिनकी दूरी a है। कैसे बेटा? सर ये देखिए ना, कितना खूबसूरत एक बगल का क्यूब है। ये भी तो देखिए, इस बगल के क्यूब का ये बॉडी सेंटर है, तो ये दोनों बॉडी सेंटर भी तो a डिस्टेंस पर है। इसका मतलब ये हुआ ये दोनों a डिस्टेंस पर, बीच की खाली जगह ये दोनों a डिस्टेंस पर, तो जो बीच के फेस के सेंटर पे खाली जगह आएगी वो भी उतनी बड़ी होगी। इसका मतलब ये हुआ फेस के सेंटर, समझना मैं फेस नहीं बोल रहा हूं, फेस के सेंटर पर जो खाली जगह है उसका साइज और जो एज के सेंटर पर खाली जगह उसका साइज सिमिलर है, एंड दैट इज 0.155r। मेरा सवाल सिर्फ इतना है जो तुमसे मैं पूछ रहा हूं, सब लोग एक बार अकल लगाना और सोचना कि इस बीसीसी यूनिट में सबसे बड़ा साइज, सबसे बड़ा वॉइड स्पेस कहां है और वो कितना बड़ा है, इसको जरूर सोचना। यानी मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि सर मुझे एक तो फेस खाली दिखाई देता है, एक एज खाली दिखाई देती है। मैंने एज के सेंटर का साइज निकाल लिया और फेस के सेंटर का साइज निकाल लिया, और वो साइज दोनों बराबर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सर एजेस के बीच के गड्ढा दोनों ए एटम्स के बीच में है जो ए डिस्टेंस पर है, और जो फेस का सेंटर है वो दो बॉडी सेंटर के बीच में है, और बॉडी सेंटर भी ए डिस्टेंस पर है और एजेस की बॉल्स भी ए डिस्टेंस पर है। तो इन दोनों जगहों का जो साइज आएगा वो बराबर आएगा। लेकिन तुम जरूर यह सोचना कि इस बीसीसी में और बड़ा साइज क्या कोई और है जगह ऐसी जहां इससे भी बड़ा एटम फिट किया जा सके, वो तुम्हें सोचना है। चलिए ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात आती है डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट एटम्स एंड
क्लियर है सर? नियरेस्ट एटम कौन है सर जो टच करते हैं? कौन टच करता है सर? किसी भी कॉर्नर बॉल को देखें तो ये बॉडी सेंटर टच करता है, और अगर ये बॉडी सेंटर इस कॉर्नर बॉल को टच करता है तो सर ये तो 8 लोगों को टच करेगा। इसका मतलब ये हुआ इसके नंबर तो 8 होंगे, बिल्कुल। और इनकी दूरी सर, कॉर्नर से बॉडी सेंटर की दूरी, कॉर्नर से बॉडी सेंटर की दूरी बॉडी डायगोनल का हाफ होती है। बॉडी डायगोनल a√3 है, द डिस्टेंस विल बी a√3/2 एंड सिमिलरली द नेक्स्ट नियरेस्ट विल बी, अब कौन बचा सर? इस आदमी का नियरेस्ट ये है जिसको ये टच करता है, तो नेक्स्ट कौन होगा सर? वो जो बगल वाला एज की बॉल है, ये वाली बॉल। इसका मतलब ये हुआ किसी भी एक बॉल को अगर लिया जाए तो उस एक बॉल का जो नियरेस्ट एटम है वो तो बॉडी सेंटर है, लेकिन जो उसका नेक्स्ट नियरेस्ट है वो एज का सेंटर है। और एज के सेंटर वाले कैसे निकलते हैं? इधर एक, उधर एक, ऊपर एक, नीचे एक, आगे एक, पीछे एक, यानी कितने आ जाएंगे सर? ये वाले 6 निकल आएंगे, और इनकी डिस्टेंस आपस में एज लेंथ के बराबर। यानी बीसीसी यूनिट के बारे में मुझे इतनी इंफॉर्मेशन ध्यान रखनी है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एफसीसी यूनिट के अंदर। एफसीसी यूनिट क्या कहती है सर? बिल्कुल वैसे ही है सर, कुछ दिमाग नहीं लगाना। रैंक आप निकालना चाहते हैं सर, वही है सर। एफसीसी यूनिट के अंदर हर कॉर्नर पर बॉल है और साथ ही साथ फेस के सेंटर एक बॉल है। कॉर्नर की बॉल का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8, फेस की सेंटर का हाफ, कुल मिला के 4 इसकी रैंक निकल आएगी। 4r इज इक्वल टू a√2, वो यहां से दिखाई देती है सर। ये तीनों बॉल एक दूसरे को टच करेंगी, r 2r r मिलाकर फेस डायगोनल होगा और फेस डायगोनल a√2 के बराबर होता है। पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए 4 बॉल्स के वॉल्यूम को यूनिट के वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिएगा। ए की वैल्यू 4r/√2 से निकालिएगा, आंसर मस्त 74% निकल के आएगा। वॉइड फ्रैक्शन के लिए 1 में से माइनस कर दीजिएगा, वॉइड फ्रैक्शन निकल के आएगा। अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना चाहते हैं, इसका मतलब आप यह निकालना चाहते हैं कि एक बॉल कितनी बॉल्स को टच करती है, तो वो 12 निकल के आएगा। क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि एफसीसी यूनिट में अगर मैं अपनी तरफ से एफसीसी यूनिट बनाऊं तो एफसीसी यूनिट में किसी भी अगर आप एक बॉल को देखें तो इसको टच करने वाली बॉल फेस सेंटर बॉल होती है, ये वाली। और अगर ये बॉल इसको टच कर रही है, याद है जैसे ये वाली फॉर्नर फेस सेंटर बॉल, इसी तरह से सर इसके आगे भी एक फेस सेंटर बॉल होगी, इसी तरह से सर इधर भी एक फेस सेंटर बॉल होगी। समझ रहे हो मेरी बात को? इसी तरह से आगे भी एक फेस सेंटर बॉल होगी। यानी अगर देखा जाए तो फिर वही हुआ सर, एक प्लेन में 4 आएंगे, प्लेन 3 होते हैं 12 हो जाएंगे। सोचने की क्या जरूरत है सर? कोऑर्डिनेशन नंबर इसका पक्का 8 ही निकल के आने वाला है। अगर साइज की बात करें तो 2 तरह के गड्ढे फिर दिखाई देते हैं सर। एक तो एजेस के सेंटर पर दिखाई देता है और एक बॉडी के सेंटर पर दिखाई देता है, क्योंकि इस बार भी एजेस की बॉल से एक दूसरे को टच नहीं कर सकती, क्योंकि फेस पर उतनी बड़ी बॉल घुसी हुई है, जिसकी वजह से एज का सेंटर खाली है और उसका साइज 0.414r निकल के आता है। और उसी तरह से बॉडी का सेंटर भी खाली है, उसका साइज भी 0.414 निकल के आता है। रीजन बहुत क्लियर है। अगर एज के सेंटर की बात करें तो एज के सेंटर का जो गड्ढा है वो ये, अगर आप एज के सेंटर की बात करें तो एज के सेंटर का जो वॉइड है वो यहां आता है। यानी एज के सेंटर का वॉइड ये वाला, और ये वॉइड इन दोनों कॉर्नर बॉल्स के बीच में है, जिनकी बीच की डिस्टेंस क्या है? ए। इसी तरह से जो बॉडी के सेंटर का वॉइड है वो इन दोनों के बीच में है, इनकी बीच की डिस्टेंस भी क्या है? ए। यानी 2 बॉल्स के बीच की डिस्टेंस अगर बराबर है तो उनके बीच की जगह भी तो बराबर होगी। इसका मतलब ये हुआ एज सेंटर और बॉडी सेंटर वॉइड बराबर है, जिनका साइज 0.414r से निकाला जा सकता है। और अगर सिमिलरली आप इसके अंदर नेबर्स की बात करें तो नेबर्स बहुत क्लियर है। इस बॉल का जो नियरेस्ट नेबर है वो दिखाई देता है जो इसको टच कर रहा है, और टच करने वाला आदमी a√2/2 डिस्टेंस पर है, बिकॉज दिस इज फेस डायगोनल का हाफ, सो इट विल बी a√2/2, a/√2। और कितने हैं सर? ये तो 12 हैं, अभी तो आपने बताया था। और जो नेक्स्ट नियरेस्ट होंगे वो कितने निकल के आएंगे? जो इससे थोड़ी सी ज्यादा दूरी पर होंगे, और थोड़ी सी ज्यादा दूरी पर इससे ये वाला कैसे निकलता है सर? एक ये है तो एक आगे है, एक नीचे है तो एक ऊपर है, एक इधर है तो एक उधर है। यानी कुल मिला के सर ये 6 होंगे, जिनकी आपस में दूरियां पक्का ए के बराबर होंगी। यानी एफसीसी यूनिट के बारे में मुझे इतनी इंफॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इसमें इस पर भी हमसे सवाल पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट, इस क्यूबिक सिस्टम के बाद हमारे पास जो सिस्टम आता है वो हेक्सागन सिस्टम आता है। और हेक्सागन सिस्टम में मैं डिफाइन करने जा रहा हूं हेक्सागन यूनिट को। बहुत सीधी सी यूनिट है, बहुत आसान तरीके से याद करना है सर। इस तरह का एक यूनिट अरेंजमेंट है जिसमें बेस हेक्सागन जैसा है, और साथ ही साथ इस पूरे यूनिट की शक्ल, इस पूरे यूनिट को हेक्सागन यूनिट सेल के नाम से जाना जाए।
क्या निकालना है सर? आप सबसे पहले ये बताइए इसके अंदर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। बहुत आसान है सर, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो कॉर्नर बॉल का कंट्रीब्यूशन जो है वो 1/6 होगा सर। क्यों 1/6 होगा सर? अभी तो आपने बताया था कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, वो क्यूब का होता है बेटा, समझो। अगर आप हेक्सागन की बात करें तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/6 होगा। क्यों? क्योंकि हेक्सागन की एक बॉल जो होगी वो 3 नीचे के हेक्सागन्स को शेयर करेगी और 3 उनके ऊपर के हेक्सागन्स को शेयर करेगी। तो इसका मतलब एक कॉर्नर बॉल 6 हेक्सागन्स को कंट्रीब्यूट करेगी, यानी कुल मिला के 1/6 कंट्रीब्यूशन होगा। और जो सर फेस के सेंटर पर होता है सर, ये तो कुछ भी हो, आधा अंदर आधा बाहर वाला सिचुएशन होगा। और जो बॉडी के अंदर है वो तो पूरा है, यानी जो बॉडी के अंदर है वो मेरा है और बाकी सारे कंट्रीब्यूशन से निकल आएंगे। यानी कितनी बॉल्स कॉर्नर पर हैं? 6 नीचे हैं, 6 ऊपर है, 12। कंट्रीब्यूशन इफेक्टिवली 1/6, तो 12 का 1/6 सर यहां से आ जाएगा 2। चलिए, और जो फेस ऊपर वाला फेस सेंटर और नीचे वाला फेस सेंटर, आधा अंदर आधा बाहर, आधा अंदर आधा बाहर, सर ये 2 into हाफ हो जाएगा। और जो अंदर की 3 बॉल्स हैं वो तो मेरी ही है। इसका मतलब ये हुआ तीनों को जोड़कर इसकी रैंक हमारी 6 निकल आती है। पहली बात। दूसरी बात ये कि सर ये तो बड़ा कॉमन सा लॉजिक है, दिखाई दे रहा है सर, ये दोनों बॉल एक दूसरे को टच करेंगी। देखो दिखता तो ऐसा है ना, ये 6 बॉल्स हो गई, देखो बीच वाली ये वाली, इसको 6 बॉलों ने सराउंड कर लिया, 1 2 3 4 5 6। उसके ऊपर 3 बॉल, 1 2 3, ये 3 बॉल्स हो गई, 1 2 3। उसके ऊपर फिर से 6 बॉल, एक ये वाली और उसको 6 बॉलों ने सराउंड कर लिया, ये वाला। समझिए जरा बात को, ये आपका हेक्सागन का यूनिट चल रहा बिल्कुल सीधा। यानी आप एक चीज तो क्लियर है सर, कॉर्नर बॉल्स एक दूसरे को टच कर रही हैं, और अगर कॉर्नर बॉल एक दूसरे को टच कर रही हैं तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो कि r+r होगी वो नीचे के एज लेंथ के बराबर होगी, एंड दैट इज a। यानी एक चीज क्लियर है, 2r = a निकल के आएगा। तीसरी बात क्या है? हाइट। हेक्सागन की हाइट निकालने का तुम सबको पता है, इसके 2-3 तरीके हैं, लेकिन हेक्सागन की हाइट निकाला तो नहीं पूछा जाएगा। कम से कम हम याद करके जाएंगे कि हेक्सागन की हाइट 4r√2/3 से कैलकुलेट की जाती है। यानी हेक्सागन की हाइट 4r√2/3 से कैलकुलेट की जाएगी। और हाइट कहां से कहां तक होगी? हाइट ए से लेके ए लेयर के बीच की दूरी, यह है हमारी हाइट। यानी फर्स्ट लेयर मेरी ए लेयर है, सेकेंड लेयर मेरी क्लोज पैक्ड बी लेयर है, थर्ड लेयर मेरी सी लेयर है। तो जो हाइट है वो क्या है? ए बी, सॉरी, थर्ड लेयर वापस से मेरी ए लेयर है। तो जो हाइट की डिस्टेंस निकल के आएगी वो कहां से लेके कहां तक की डिस्टेंस निकल के आएगी? दिस इज ए बी ए बी ए बी, सो ऑन सो ऑन सो ऑन। सो द डिस्टेंस बिटवीन two similar consecutive layers A and A, this is height of the hexagon, and this height is 4r√2/3। अब अगर आप पैकिंग फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से पैकिंग फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ द बॉल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सेल। बात खत्म। कितनी बॉल हैं? 6 बॉल हैं, तो 6 बॉल का वॉल्यूम, इस यूनिट का वॉल्यूम निकालते हैं। कैसे निकलेगा सर? बेस का एरिया इनटू हाइट कर दीजिए, बचपन से पढ़ा है। बेस का एरिया कैसे निकालोगे सर? 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहे हैं और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया हमें निकालना आता है, तो 6 का भी निकाल लेंगे और उसके बाद मस्त उसको हाइट से मल्टीप्लाई करके हम इस यूनिट का वॉल्यूम निकालेंगे और पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे और वो आएगा 74%। अरे कमाल हो गया, एफसीसी का भी 74 आया था, तुम्हारा भी 74 आ गया होगा। कैलकुलेशन करी तो आ गया ना, आना ही था। समझो क्यों? क्योंकि एफसीसी की पहली लेयर ए होती है, हमारी भी पहली ए होती है। एफसीसी की दूसरी बी होती है, हमारी भी बी होती है। लेकिन एफसीसी की जो तीसरी लेयर होती है वो सी लेयर के नाम से जानी जाती है और हमारी तीसरी ए लेयर के नाम से जानी जाती है। यानी वो एबीसी 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 होती है, ये एबी 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 होती है। लेकिन सर सारी लेयर क्लोजली पैक्ड होती है, सब एक जितनी मजबूत, सारी ऐसी क्लोज पैक्ड लेयर्स। और अगर सारी ही क्लोज पैक्ड है तो चाहे सर उसका नाम सी रखो चाहे उसका नाम ए रखो, सर पैकिंग फ्रैक्शन में क्या फर्क पड़ेगा? पैकिंग फ्रैक्शन तो हमेशा 74%। अगर उसका आया तो इसका भी 74% ही आएगा, बिकॉज ऑल द लेयर्स इन एफसीसी एंड एचसीपी दे आर क्लोज पैक्ड लेयर्स विद ट्राइंगुलर वॉइड। समझो बात। यानी कहने का मतलब ये हुआ पैकिंग फ्रैक्शन एक्चुअली 74% कैलकुलेट करने से नहीं, वो आ तो रहा है कैलकुलेट करने से, वो वैसे भी 74 ही आना था, इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। चलिए, और जहां तक सवाल है वॉइड फ्रैक्शन का, 1 में से माइनस करके निकाल सकते हैं। और कोऑर्डिनेशन नंबर ये इंपॉर्टेंट लगता है एचसीपी का। अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो सर देखिए कैसे पता चलेगा सर कौन किसको टच कर रहा? बड़ा मुश्किल। अरे समझो बात को, अगर ये क्लोज पैक्ड लेयर है तो एक बॉल को 6 गेंदें सराउंड करेंगी किसी भी प्लेयर में। हर क्लोज पैक्ड लेयर के अंदर कोई भी एक बॉल अपनी लेयर की 6 गेंदों से सराउंडेड होती है। हां सर, वो बॉल अपने ऊपर की लेयर की 3 बॉलों को टच करेगी और अपने नीचे की 3 बॉलों को टच करेगी। समझिए जरा, ये देखिए, आप इस बॉल की बात करिए, ये वाली जो बॉल है, आप समझिएगा जरा, ये वाली जो बॉल है, ये बॉल किसको टच कर रही? सर ये वाली बॉल जो है अपनी ही लेयर की, ये वाली, ये अपनी लेयर की 6 बॉलों को टच कर रही है। दिख पा रहा है 6 बॉल्स? हाँ सर, ये 6 येलो बॉल्स दिखाई दे रही।
अपनी लेयर की 6 येलो बॉल्स, और अपने ऊपर की, सर ये देखिए, अरे सर इसके ऊपर की 3 रेड बॉल्स हैं, देखिए एक ये हो गई, एक ये, यानी कहने का मतलब दिस बॉल इज टचिंग 6 बॉल्स इन इस लेयर, above this close packed layer it is touching 3 balls, और इसी तरह से ये नीचे की भी 3 रेड बॉल्स को टच कर रही होगी। यानी समझो, यानी एक जो मेरी बॉल है, ये बॉल 3 ऊपर, 3 नीचे और 6 ये वाली, कितनी हो गई? 6 3 3, कुल मिला के इसका जो अब कोऑर्डिनेशन नंबर निकल के आएगा वो 12 निकल के आएगा। यानी, और इसी वजह से एफसीसी का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आता है, क्योंकि सर सब कुछ एक जैसा ही तो होता है। इसका मतलब कहने का ये हुआ कि हेक्सागन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 12 है। क्यों? क्योंकि हेक्सागन में कोई भी एक बॉल अपनी क्लोज पैक लेयर की 6, अपने ऊपर वाली क्लोज पैक लेयर की 3 और अपने नीचे वाली क्लोज पैक लेयर की 3 बॉल्स को टच करती है। कुल मिला के ये 12 निकल के आता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे फटाफट आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है भाई वॉइड्स के बारे में जल्दी से बाट कर लीजिए। कुछ नहीं है, तुम सब जानते हो, ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड एफसीसी यूनिट में दिखाई देते हैं, सिमिलरली एचसीपी यूनिट में भी दिखाई देते हैं। एफसीसी यूनिट के अंदर जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं उनकी लोकेशन का जहां तक सवाल है वो आपको इन ग्रीन डॉट से दिखाया जा रहा है। एजिस के सेंटर पर, दिस इज एज सेंटर, एजिस के सेंटर पर आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिलेगा और एक बॉडी के सेंटर पर आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिलेगा। यानी एजिस सेंटर और बॉडी सेंटर पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। तो नंबर कैसे निकालोगे? अरे इसमें क्या चक्कर है सर, जो बॉडी के सेंटर वाला वो तो आपका है। हाँ ये देखिए आप, जो बॉडी के सेंटर वाला वो मेरा, और एज के कितने? 12, कंट्रीब्यूशन 1/4, यानी 12 का 1/4, 12 इंटू 1/4 कितने आ गए भाई साहब? सर 3 + 1 4। अरे ये तो रैंक होती है। हाँ, जो एफसीसी की रैंक होती है उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं। उसका रीजन क्या है? रीजन क्या सर? निकल के आ गया, और क्या रीजन होता है ना? रीजन है, रीजन क्या है? एक ऑक्टा, हम एक बार बोलेंगे, समझ लेना अपने आप, 6 गेंदों से घिर के बनता एक ऑक्टा। समझो बात को, 6 गेंदों से घिर के बनता एक ऑक्टा और एक गेंद बनाती 6 ऑक्टा। समझो बात को, यानी 6 गेंदों से घिर के एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है और हर गेंद 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है अपनी क्लोज पैक्ड लेयर अरेंजमेंट में। यानी 6 से 1 1 6, यानी एक एक, जितनी गेंदें उतने ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अगर किसी लैटिस के अंदर 50 करोड़ एटम्स हैं तो 50 करोड़ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बोल दीजिए, बात खत्म। क्योंकि जितनी बॉल्स होंगी उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एग्जिस्ट करेंगे। इसका कोई ये तो सिर्फ प्रूफ है कि देखिए सर 4 आती हैं तो 4 ही आ रही हैं, वो तो मुझे पहले से पता था ये 4 आएंगी। क्यों? क्योंकि अगर एक यूनिट में 4 बॉल्स होती हैं तो 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे। क्यों? क्योंकि सर 6 गेंदों से घिर के एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है और हर गेंद 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसका मतलब एक गेंद एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जितनी बॉल्स उतनी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। यानी अल्टीमेटली अगर 4 बॉल्स हैं तो 4 ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स निकल के आएंगे। और ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमारे एफसीसी यूनिट के अंदर जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने आपस में दूरियों पर हैं, तो वो आप अपने हिसाब से थोड़ी सा कर लगाइए। जो मुझे दिखाई दे रहा है ये सारी हरी बॉल्स हमारी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं। तो तुम समझना, क्या ये डिस्टेंस नहीं है इनकी आपस में? है। कितनी है ये डिस्टेंस? सर ये a/√2 है। गणित के बच्चे हो, सारे लोग समझते होंगे, बढ़िया पाइथागोरस लग रही है सर, बहुत बढ़िया। और कोई दूरी है? हाँ सर, इसकी जो है नेक्स्ट दूरी ये भी दिखती है। ये कितनी है? अरे सर ये तो ए है। चलिए और भी कोई दूरी ऑक्टाहेड्रल वॉइड की? हाँ सर, इसकी जो दूरी लगती है मुझे एक दूरी कहां देखें, नीचे वाली दिखती है सर, ये वाली, ये भी एक दूरी। यहां कैसे पहुंचोगे भाई? अरे सर पहुंच जाएंगे, पहले ए नीचे गिरेंगे टपाक, फिर a/√2 चलेंगे और ये आया 90 डिग्री। लग गई पाइथागोरस? बिल्कुल। सर इसके अलावा भी कोई है? इसके अलावा सर यहां से लेके ये वाली, और ये डिस्टेंस फेस डायगोनल के अलोंग चलने वाली डिस्टेंस है सर। और फेस डायगोनल के अलोंग चलने वाली जो डिस्टेंस होती है वो हमारी a/√2 से निकाली जाती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं कुल मिला के सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के आपस में दूरी निकालूं तो मुझे एक डिस्टेंस ये, एक ये, एक ये, एक ये मिलेगी, जिसमें जो सबसे छोटी डिस्टेंस दिखाई देती है वो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस a/√2 नजर आती है। और जो इन सब में सबसे बड़ी डिस्टेंस दिखाई देती है वो लार्जेस्ट डिस्टेंस हमारी a/√2 एक यूनिट के अंदर दिखाई देती। बढ़िया ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकता है। लार्जेस्ट डिस्टेंस दे रखी है, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस निकालो, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस दे रखी है, लार्जेस्ट डिस्टेंस निकालो, लार्जेस्ट डिस्टेंस दे रखी है, बॉल की रेडियस निकालो, क्योंकि एक बार ए आ जाएगा तो कुछ भी निकल आएगा। समझो बात को, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि हमारे पास इस एफसीसी यूनिट के अंदर जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड एक यूनिट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं उनके बीच की दूरियां आसानी से कैलकुलेट की जा सकती हैं। समझे बात को?
दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात क्या है सर, अगर यही वॉइड ऑक्टाहेड्रल की जगह टेट्राहेड्रल होता तो अरे इसमें क्या दिक्कत है सर, टेट्राहेड्रल वॉइड की लोकेशन बता दीजिए। टेट्राहेड्रल वॉइड सर इस बार बॉडी डायगोनल पर पाए जाते हैं। ये है देखिए आपका, ये टेट्राहेड्रल वॉइड है जो इस बॉडी डायगोनल पर, पता नहीं है सीधा स्ट्रक्चर बनेगा कि नहीं, ये इस बॉडी डायगोनल पर ये हरा वाला टेट्राहेड्रल वॉइड दिखाई देता है, ये है वो टेट्रा। समझ रहे बात को, एक टेट्रा इस बॉडी डायगोनल पर, एक टेट्रा जो है इस बॉडी डायगोनल पर, यानी इस बॉडी डायगोनल पर दो टेट्राहेड्रल वॉइड। अरे तो सर बीचों बीच क्या है, ये देखिए बीचों बीच कौन है, बीचों बीच तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है जो बॉडी सेंटर पर है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ सर तमाम टेट्राहेड्रल वॉइड्स में बॉडी के बीचों बीच एक ऑक्टा बनता है, और ये सारे हमारे हरे वाले टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं। समझिए बात को, कितने हैं, अरे सर एक बॉडी डायगोनल पर दो हैं, क्यूब के 4 बॉडी डायगोनल्स होते हैं, 4 दूनी 8, अरे ये तो रैंक के डबल है, होने ही थे। सोचना क्यों, जिस तरह से तुम्हें ऑक्टा के बारे में बोला उसी तरह से टेट्रा के बारे में सोचना कि ऐसा क्यों कि भैया ये 8 ही होते, जितने एटम्स उसके डबल टेट्रा। सोचना जरा, अकल लगाना। 4 से बनता एक, दिख रहा है, 1 2 3 4, 4 लोगों से बना एक टेट्राहेड्रल वॉइड। ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड है इसके सामने भी एक फेस सेंटर बॉल है, यानी 1 2 3 और सामने वाली फेस सेंटर बॉल, इन 4 से बना एक टेट्राहेड्रल वॉइड। समझ रहे हो बात को, 4 से बना एक, और एक बॉल बनाती 8 टेट्रा। क्यों, क्योंकि सर ये 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स 8 कमरों का कोना है, 8 कमरों में एक टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए ये बॉल रिस्पॉन्सिबल होगी, यानी 4 गेंदें मिलकर एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनाती है, और एक गेंद 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी एक गेंद एक्चुअली 2 टेट्रा के बराबर होती है। अगर आपके पास 4 गेंदें हैं तो 8 टेट्रा होंगे, 50 गेंदें हैं तो 100 टेट्रा होंगे, n बॉल्स हैं तो 2n टेट्रा होंगे, और n ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे। अपने आप समझना इस बात को, यानी कुल मिला के देखा जाए तो टेट्राहेड्रल वॉइड डबल ऑफ रैंक होंगे, दे विल बी 8 एक्चुअली। चलिए ठीक है, और अगर आप डिस्टेंसेस की बात करें तो डिस्टेंसेस भी समझदारी से निकाली जा सकती हैं। सर इन दोनों के बीच की कुछ दूरी होगी जो a/2 के बराबर होगी। इसी तरह से सर और भी डिस्टेंसेस होंगी, तुम अपने आप कैलकुलेट करना। सर इसी तरह से आप इनके आपस में दूरी निकाल सकते हैं, इनकी आपस में दूरी निकाल सकते हैं। वो सारी दूरियां जो आप देखेंगे वो दूरियां a/2, a√3/2 और a/√2 से कैलकुलेट की जाएंगी। समझो बात को, यानी ये डिस्टेंसेस भी इंपॉर्टेंट है, और इन डिस्टेंसेस में अगर सबसे बड़ी डिस्टेंस देखी जाए तो वो ये वाली निकल के आती है, दिस इज लार्जेस्ट डिस्टेंस नो डाउट, एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। ये स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होगी, तो सवालों को इस लैंग्वेज में भी आप पूछा जा सकता है। समझ में आई बात। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं आयनिक क्रिस्टल्स के लिए, और आयनिक क्रिस्टल्स के लिए सबसे पहले रेडियस रेशो तुम्हें फटाफट एक बार याद दिला दूं। अगर मेरे 2 बॉल्स के बीच सिर्फ 2 ही बॉल्स हों, और इन 2 बॉल्स के बीच के वॉइड की रेडियस रेशो की बात की जाए तो वो हमेशा 0.155, यानी इफ द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन इज लेस देन is 2, then the radius ratio will be 0.155 से छोटा। अगर हमारा रेडियस रेशो 0.155 से बढ़ रहा है, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, जो मुझे लर्न करना था वो ये है कि इफ द रेडियस रेशो इज if you have coordination number 2 with linear void, then the radius ratio will be 0.155. If you have coordination number 3 with triangular void, then the radius ratio will be in between this and this. And if the coordination number is 4, it should be tetrahedral void, then the radius ratio will be in this range, in octahedral in this range, and in case of cubical void with coordination number 8, it should be in this range. मैं सिर्फ एक बात ऐड करना चाह रहा हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए अगर वो पूछे कि एनायन एनायन टच कर रहे हैं, बताइए कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 अगर है तो क्या आप बता सकते हैं रेडियस रेशो क्या होगा? तो आपका एक आंसर तो बिल्कुल क्लियर है कि सर टेट्राहेड्रल वॉइड की बात कर रहे हैं, और टेट्राहेड्रल वॉइड की अगर आप बात कर रहे हैं तो इसका रेडियस रेशो अगर एनायन एनायन टच कर रहे हैं तो वो 0.225 होगा। यानी ये तो क्लियर है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के 2 बातें निकल के आती। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 अगर आपके पास है तो एक तो टेट्रा की बात चलती है, बिल्कुल सही है, एक तो टेट्राहेड्रल वॉइड की बात चलती है, और एक स्क्वायर प्लेनर वॉइड की बात चलती है। अगर आप टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करें तो रेडियस रेशो 0.225 निकल के आता है, और अगर आप स्क्वायर प्लेनर की बात करें तो इट विल बी 0.225, और अगर आप स्क्वायर प्लेनर की बात करें तो शुड बी 0.414। सब लोग समझने की कोशिश करो, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कई बार अच्छा सवाल बन सकता है, वो पूछ सकता है हमसे, यार कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एनायन एनायन कांटेक्ट है, बताइए रेडियस रेशो क्या होगा? तो जनरली बच्चा क्या सोचता है, अरे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तो सिर्फ टेट्रा का होता है, और टेट्रा के केस का आंसर तो 0.225 होता है अगर एनायन एनायन टच कर रहे हैं। वो कहेगा नहीं नहीं, स्क्वायर प्लेनर भी तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, बीच में
में एक आदमी 4 लोग सर्च कर रहे हैं, उस केस में उसका रेडियस रेशो 0.414 आता है। तो आप सवाल ध्यान से देखिएगा, अगर वो सिर्फ ये पूछता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एनायन एनायन कांटेक्ट रेडियस रेशो, द आंसर विल बी 0.225 एंड 0.414 बोथ। और अगर वो कहता नहीं 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 मुझे तो टेट्रा का बता दो तो 0.225, और अगर मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का स्क्वायर प्लेनर वॉइड का बताना हो तो 0.414। इस बात का सब लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर है? चलिए अब इस रेडियस रेशो को यूज करते हुए कुछ आयनिक क्रिस्टल्स के बारे में बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले बड़ा पुराना स्ट्रक्चर है हमारा रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। फटाफट रॉक सॉल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। पहली बात, रॉक सॉल्ट के बारे में जो पता है, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर जनरली NaCl KCl टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल को ही यहां कोट कर रहा हूं, जो Cl- होता है वो FCC यूनिट बनाता है। चलिए ठीक कह रहे हैं, Cl- हमारा FCC यूनिट बनाएगा। और क्या बताना चाह रहे हैं आप? Cl- ने FCC यूनिट बनाई। चलिए ठीक है, अब अगर Cl ने FCC बनाई तो सर इसका मतलब दो तरह के गड्ढे बनेंगे। अभी हमने देखा था सर ऑक्टा भी बन सकता है, टेट्रा भी बन सकता है। ऑक्टा के अंदर Na+ जाके घुस गया, समझिए बात को। तो यानी ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई किसने कर लिया? Na+ ने। अगर ऐसा हुआ तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि इफेक्टिवली कितने Cl और कितने Na+ बनेंगे? हां सर, Cl- तो आपने FCC बनवाया तो Cl तो 4 होंगे कोने और फेस के सेंटर पर। ये देखिए, ये लाल वाले आपके Cl- हैं, बिल्कुल सही है। और ये जो पर्पल कलर के हैं सर, ये आपके Na+ हैं, क्योंकि ये ऑक्टा में है। और ऑक्टा कहां कहां होता है? एज का सेंटर और बॉडी का सेंटर। सब लोग याद रखना इस बात को। इसका मतलब ये हुआ Na+ हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड में चला गया। इफेक्टिव नंबर आयंस की बात करें तो सर Cl कॉर्नर पर है और फेस के सेंटर पर है सर, जैसा आपने बताया था FCC के अंदर होता है। यानी कुल मिला के ये 4 होंगे। और Na+ कितने होंगे? सर ये तो ऑक्टा के अंदर है और आपने बताया था जो रैंक होती है वही ऑक्टा होते हैं, तो ऑक्टा भी Na+ भी 4 होंगे। अगर ऐसा हुआ तो जो इस यूनिट का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? Na4Cl4। और Na4Cl4 से क्या पता चलता है कि एक यूनिट सेल में 4 NaCl की फॉर्मूला यूनिट्स एग्जिस्ट कर रही हैं। यानी एक NaCl के अंदर 4 फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl वो एग्जिस्ट करती हैं। यानी कभी किसी टाइम तुम्हें इस यूनिट का अगर मास निकालना पड़ गया तो आप 4 NaCl मॉलिक्यूल्स का मास निकालिएगा, क्योंकि एक यूनिट का मास 4 NaCl डिसाइड करेंगे। बिकॉज इन अ यूनिट यू हैव 4 फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl। क्लियर इस बात को? यानी सबसे पहले आपने इफेक्टिव नंबर ऑफ आयंस को निपटाया। चलिए ठीक है, और यहां से फॉर्मूला भी बन रहा है Na4Cl4, दैट इज द फॉर्मूला शुड बी NaCl। चलिए ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। दूसरा आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे? अरे सर इसमें क्या करना है? Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कितने Cl टच कर रहे हैं, और Cl- का कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कितने Na+ टच कर रहे हैं। तो सर ये तो आपने खुद ही बोला कि Na+ हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है, तो Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 होगा ही होगा, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 ही होता है। Cl का कैसे निकालेंगे? अरे तो Cl कितने Na+ को टच कर रहा है वो देख लो। लीजिए सर यहां देख लेते हैं, ये लाल वाला Cl है सर, एक पर्पल ये है तो दूसरा पर्पल कहीं और होगा। ये लीजिए सर, दूसरा पर्पल हम बना देते हैं, एक पर्पल ये है तो दूसरा पर्पल ये होगा। समझ रहे बात को? एक पर्पल नीचे है तो दूसरा पर्पल ऊपर होगा, एक पर्पल इधर है तो दूसरा पर्पल इधर होगा। कुल मिला के कितने पर्पल को टच कर रहा है सर? एक लाल वाला Cl- सर ये 6 पर्पल को टच कर रहा है। व्हाट इज पर्पल बॉल? पर्पल बॉल इज Na+, सो अल्टीमेटली द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl- इज आल्सो 6। समझो बात को, यानी ये हमारा भी 6। अच्छा, मैं यहां पर एक बात बताना चाह रहा हूं कि अगर मुझे कैटायंस और एनायंस के कोऑर्डिनेशन नंबर पता हो तो मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस यूनिट का फॉर्मूला निकाल सकता हूं। समझना जरा, Na6Cl6 दैट इज अगेन NaCl। लेकिन मैं फिर ये बोलूंगा, इस बात का जरूर ध्यान रखना कि इसको देखकर ये मत बोलना कि इन अ यूनिट सेल यू हैव 6 फॉर्मूला यूनिट्स। ये मत बोलना बस। कितनी यूनिट सेल्स के अंदर फॉर्मूला यूनिट्स एग्जिस्ट कर रही हैं, इट इज डिसाइडेड बाय द इफेक्टिव नंबर ऑफ आयंस। इट वोंट बी डिसाइडेड बाय द कितना आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कोऑर्डिनेशन नंबर वाला मेथड फॉर्मूला बताने के लिए किया या यूज किया जा सकता है, लेकिन एक यूनिट में कितनी फॉर्मूला यूनिट्स है ये कौन बताता है? ये सिर्फ इफेक्टिव नंबर ऑफ आयंस बता सकते हैं। इसका इस मेथड से कोई लेना देना नहीं। हां ये कंफर्म है कि जो भी फॉर्मूला यहां से निकल के आएगा वो फॉर्मूला यहां से भी निकल के आएगा। फॉर्मूला रिमेन सेम, इसमें कोई शक नहीं। यानी कभी हमसे पूछे कि कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर x है, एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर y है, बताइए फॉर्मूला क्या होगा यूनिट का? तो अगर कैटायन एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर x:y है तो इनका जो कंपाउंड बनेगा, जो क्रिस्टल बनेगा वो y:x, यानी समझ ना बात को, क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उस आयनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या फॉर्मूला यूनिट बनाई जा सकती है। क्लियर है? चलिए और आगे बात करते हैं। सर ये देखिए, ये क्या किया आपने? अरे क्या किया है? तो बहुत ही सिंपल है, समझो बात को। कैटायन और एनायन एक दूसरे को टच करते हैं, हाँ करते हैं, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को टच करेंगे तो इन दोनों की रेडियस का सम एज लेंथ का हाफ होगा। बिल्कुल होगा सर। RNaCl की वैल्यू a/2 होगी। डेंसिटी कैसे निकाल ली? ओफो, डेंसिटी कैसे निकाल ली? डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम होता है। मास कितना है?
सर 4 NaCl का मास। कैसे निकालोगे 4 NaCl का मास? सर मॉलिक्यूलर वेट को Na से डिवाइड कर देंगे तो 1 का मास आ जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट इज 1 मोल का वेट, तो अगर Na से डिवाइड कर दोगे तो 1 NaCl का मास आ जाएगा। है कितने NaCl? सर 4 है, तो इसका मतलब 4 का मास आ गया। ये आ गया मास ऑफ द यूनिट। क्लियर? एंड दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट। दिस इज द मास ऑफ यूनिट एंड दिस इज द वॉल्यूम ऑफ यूनिट। ये हमारा वॉल्यूम ऑफ यूनिट। अरे वाह सर, मास को वॉल्यूम से डिवाइड करके खटाखट डेंसिटी कैलकुलेट की जा सकती है। फटाक से आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्रिस्टल की बात करें तो ये सीजियम हैलाइड स्ट्रक्चर है। सिर्फ ये बताइए सर कौन कहां है, बाकी सब हम अपने आप निकाल लेंगे। सर Cl माइनस, अगर मैं एग्जांपल लूं तो इट इज सपोज CsCl टाइप का स्ट्रक्चर। Cl माइनस सिंपल क्यूबिक यूनिट बनाता है, क्योंकि सर इस बार सीजियम को घुसेड़ना है। सीजियम मोटा होता है, एक बड़े गड्ढे की जरूरत पड़ती है। बड़ा गड्ढा खुले हुए स्ट्रक्चर्स में पाया जाता है और खुला हुआ स्ट्रक्चर सिंपल क्यूबिक होता है सर। यानी इस बार जो Cl माइनस है वो सिंपल क्यूबिक यूनिट बनाएगा, और जो बॉडी के सेंटर में गड्ढा होगा उसके अंदर कौन जाके घुस जाएगा? सीजियम प्लस। नाउ दिस इज सिंपल स्ट्रक्चर, सीजियम हैलाइड स्ट्रक्चर। और इस सिंपल हैलाइड स्ट्रक्चर में, सीजियम हैलाइड स्ट्रक्चर में अगर आप इफेक्टिव नंबर ऑफ आयंस की बात करें तो Cl सर F सिंपल क्यूबिक बना रहा है तो 1 होगा, और सीजियम सर अंदर ही फंसा हुआ है, समझिए बात को, तो वो तो 1 होगा। फॉर्मूला क्या आया? CS1Cl1 दैट इज CsCl। समझिए बात को, यानी यहां से जो फॉर्मूला निकल के आया वो CsCl है। यानी एक CsCl की यूनिट सेल के अंदर एक ही CsCl की फॉर्मूला यूनिट एग्जिस्ट करती है। तो जब कभी तुम्हें मास निकालना हो CsCl का तो एक के मास से काम चला लेना। ठीक है ये। और आगे बढ़ते हैं। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करनी है तो इसमें क्या सोचना सर, दिखाई दे रहा है सर। अगर आप सीजियम के कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो बताइए क्या होगा? अरे सर सीजियम बॉडी के बीचों बीच 4 ऊपर Cl है, 4 नीचे Cl है, यानी कुल मिला के कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। यानी बॉडी सेंटर वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर तो 8 ही होता है। और सर अगर आप Cl का निकालना चाहते हैं तो आप ये जानना चाहते हैं कि एक Cl कितने सीजियम प्लस को टच करता है, तो साफ समझ में आता है। एक Cl सर इस बॉडी सेंटर Cl को टच करेगा, सीजियम को टच करेगा, तो एक कोना 8 कमरों का कोना है सर। 8 कमरों में एक बॉडी सेंटर पर एक सीजियम प्लस एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब एक कॉर्नर बॉल अगर इस कमरे के सीजियम प्लस को टच करती है तो वो 8 कमरों के सीजियम प्लस को टच करेगी, यानी उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 8 होगा। और वो तो तुम्हें अभी मैंने बता ही दिया था कि फॉर्मूला क्रॉस से बनता है। अगर तुम्हें पता है कि फॉर्मूला CsCl है और एक का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आ गया तो दूसरे का भी तो 8 आएगा, तभी तो क्रॉस से फॉर्मूला CsCl बनेगा। नहीं समझे? CS8 Cl8 दैट इज CsCl। लेकिन इसको देखकर यह मत बोलना कि एक यूनिट के अंदर 8 फॉर्मूला यूनिट्स एग्जिस्ट करती है ना। ये तो सिर्फ फॉर्मूला निकालने का तरीका है। एक यूनिट के अंदर कितनी फॉर्मूला यूनिट एग्जिस्ट करती है कौन बताता है? ये सिर्फ हमारा इफेक्टिव नंबर ऑफ आयंस बताता है। क्लियर है ये वाली बात? चलिए और आगे चलते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं और इसमें नेक्स्ट स्ट्रक्चर ले लेते हैं, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर क्या स्ट्रक्चर है सर? सल्फाइड FCC बनाता है, जिंक +2 ऑल्टरनेट टेट्रा के अंदर चला जाता है। अगर इफेक्टिव आयंस की बात करें तो सल्फाइड FCC की वजह से 4 और जिंक टेट्रा की वजह से 8 होने चाहिए, लेकिन ऑल्टरनेट है तो 4। सो फॉर्मूला इज ZnS। सिमिलरली एक फॉर्मूला यूनिट, एक यूनिट सेल के अंदर 4 फॉर्मूला यूनिट्स एग्जिस्ट कर रही हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना चाहे तो सर जिंक +2 का टेट्राहेड्रल वॉइड कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 ही होगा और सल्फाइड का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। क्यों? क्योंकि सर एक सल्फाइड इस कमरे के टेट्रा को टच करती है तो 8 कमरों के टेट्रा को टच करेगी, लेकिन सर टेट्रा पर तो जिंक ऑल्टरनेट है, इसका मतलब 4 ही जिंक को टच कर पाएगी। सो द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। सिमिलरली द डिस्टेंस बिटवीन टू टेट्रा कॉर्नर टू टेट्राहेड्रल वॉइड, सब लोग इस बात को जरूर याद रखें, इट इज A√3/4 अकॉर्डिंग टू द सिमेट्री। ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस निकल के आएगी वो हमारी A√3/4 होगी। यानी टेट्रा की कॉर्नर से डिस्टेंस हमेशा A√3/4 के बराबर होती है। और जब आप डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे तो आसानी से ये डेंसिटी भी कैलकुलेट की जा सकती है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा फ्लोराइड स्ट्रक्चर है। फ्लोराइड स्ट्रक्चर में कैल्शियम FCC यूनिट बनाता है और फ्लोराइड टेट्रा में चला जाता है। कैल्शियम अगर FCC बनाएगा तो 4 होंगे, टेट्रा वाले फ्लोराइड 8 होंगे। फॉर्मूला क्या बनेगा? CA4F8 दैट इज CaF2। बहुत बढ़िया सर, CaF2 तैयार हुआ। कितना फॉर्मूला यूनिट्स आई सर? CA4F8 का मतलब हुआ 4 फॉर्मूला यूनिट्स एक यूनिट सेल के अंदर। तो जब आप डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे तो 4 CaF2 का मास निकालिएगा। दिस इज द मास ऑफ द यूनिट एंड दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट। आ गई डेंसिटी, बात खत्म। सिमिलरली अगर आप इफेक्टिव नंबर ऑफ आयंस निकालें तो निकल जाएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालें तो भी निकल आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप फॉर्मूला भी तैयार कर सकते हैं और वो सेम बनेगा CaF2। समझो बात। रेडियस के रिलेशंस का जहां तक सवाल है, सीजियम
सॉरी कैल्शियम और फ्लोराइड, कैल्शियम ने एफसीसी बनाया तो वो कोने पर होगा, फ्लोराइड टेट्रा के अंदर है और कोने से टेट्रा की दूरी a√3/4 के बराबर होती है, तो इनकी रेडियस का सम a√3/4 के बराबर होगा। बहुत आसान है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो दिस विल बी एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। सिर्फ क्या याद रखना है, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर इज लाइक Na2O और Li2O टाइप का स्ट्रक्चर। ऑक्साइड एफसीसी बनाता है, Na टेट्रा में जाता है। बाकी सारी चीजें तुम समझ सकते हो। अगर इफेक्टिव आयंस की बात करें तो ऑक्साइड एफसीसी 4, Na टेट्रा 8, फॉर्मूला इज Na8O4 दैट इज Na2O का 4 गुना। सो यू हैव 4 फॉर्मूला यूनिट्स इन अ यूनिट सेल। सिमिलरली अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर वही पुराना, ऑक्साइड हम Na प्लस टेट्रा में है तो इसका कोऑर्डिनेशन 4, ऑक्साइड 8 कमरों के टेट्रा को टच करेगा कोने वाला तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8। फॉर्मूला बनाना हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला भी तैयार हो सकता है। रेडियस का रिलेशन अभी बताया था, कॉर्नर से टेट्रा की दूरी a√3/4 पर होती है तो दोनों की रेडियस का सम a√3/4 के बराबर होगा और डेंसिटी बड़ी आसानी से कैलकुलेट की जा सकती है। ये 5 क्रिस्टल स्ट्रक्चर सिस्टम जो है क्यूबिक सिस्टम्स, ये हमें याद रखने पड़ेंगे। क्लियर है? चलिए अब आते हैं डिफेक्ट्स के ऊपर। फटाफट, ये बात बड़ी सीधी है, याद करने की है, मैं सिर्फ नाम लिख के दिखा देता हूं। जरूर से जरूर एनसीईआरटी को कायदे से चाट कर इन डिफेक्ट्स को याद रखना है। इन डिफेक्ट्स में मेनली 2 डिफेक्ट्स हैं, एक स्टोशियोमेट्री डिफेक्ट और एक नॉन स्टोशियोमेट्री डिफेक्ट। कभी कभार ये इंप्योरिटी डिफेक्ट भी बीच में घुस जाता है जब बाहर की इंप्योरिटी को आप डोप करते हैं। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आप स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट की बात करें तो एक शॉर्टकी डिफेक्ट मेरे सामने आता है और एक फ्रैंकल डिफेक्ट मेरे सामने आता है। अगर आप शॉर्टकी डिफेक्ट की बात करें तो शॉर्टकी डिफेक्ट एक ऐसा डिफेक्ट होगा जिसमें कैटायन एनायन अपने लैटिस पॉइंट को छोड़कर छूमंतर हो जाते हैं। यानी कैटायन अपना लैटिस पॉइंट लेकर निकल गया और यह आदमी अपना लैटिस पॉइंट छोड़ के चला गया। तो ऐसे में कैटायन एनायन बराबर बराबर चार्ज को खत्म करते हैं, इसलिए न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है लेकिन डेंसिटी चेंज कर जाती है। इसी तरह से अगर आप फ्रैंकल डिफेक्ट की बात करें तो फ्रैंकल डिफेक्ट एक ऐसा डिफेक्ट है जिसमें कैटायन भागता नहीं है, वो सिर्फ अपना लैटिस पॉइंट छोड़ के कहीं और जाके घुस जाता है, क्योंकि जनरली कैटायंस का साइज छोटा है, उनको अगल बगल ऐसी छोटी जगह मिल जाती है। इसका मतलब यह हुआ डेंसिटी पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, ये आपका फ्रैंकल डिफेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि डिफेक्टिव तो ये क्रिस्टल सॉलिड है, कोई शक नहीं। इसी तरह से अगर आप इंप्योरिटी डिफेक्ट, जैसे मैंने बताया था, वो डिफेक्ट एक ऐसा है जिसमें आपने सपोज कुछ कैटायंस को हटाकर किसी दूसरे कैटायंस उसको रिप्लेस कर दिया। तो जैसे मान लीजिए आपने NaCl के अंदर SrCl2 को डोप किया तो आपको एक डिफेक्ट देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि सर Na प्लस के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है और Sr+2 पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर आपने 2 Na+ निकालेंगे तो आप एक Sr डालेंगे ताकि न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। तो होगा क्या सर, जब 2 को निकालकर 1 डालेंगे तो एक गड्ढा खाली रह जाएगा, इसको भी आप डिफेक्ट बोल देंगे, दैट इज इंप्योरिटी डिफेक्ट। यानी कहने का मतलब यह हुआ एक खाली गड्ढा क्यों रहा, क्योंकि सर यहां से एक Na निकाला होगा और यहां से एक Na निकाला होगा, उसमें से एक Na की जगह तो यह आ गया और एक खाली रह गया। इसका मतलब यह हुआ सर यह भी एक इंप्योरिटी डिफेक्ट जो कि बाहर के आदमी की वजह से, अंदर आने की वजह से देखने को मिल सकता है। और जहां तक हमारा सवाल है नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स के, तो नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट मेटल एक्सिस डिफेक्ट या मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट के नाम से जाने जाते हैं। मेटल एक्सिस डिफेक्ट 2 वजह से देखने को मिल सकते हैं, जिसमें एक एनायंस की वैकेंसी की वजह से। अगर एनायन ही कम हो गए तो सर ये तो मेटल एक्सेस में हो जाएगा रिलेटिवली, लेकिन चार्ज न्यूट्रल रहेगा क्योंकि बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाएगा। यानी आयन एनायन के जाने से जो चार्ज की वजह से, चार्ज की नेगेटिव चार्ज की कमी आ रही थी, वो कमी बाहर का इलेक्ट्रॉन पूरी कर देगा। और शायद इसी वजह से इस तरह के लोग जिनके अंदर इस तरह का डिफेक्ट है, जहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो रहे हैं, सर वहां पर आपको कलर देखने को मिलता है। इसी तरह से अगर आप मेटल एक्सेस की बात करें तो ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट इनडायरेक्टली और कहां से देखने को मिल सकता है सर, ये तब भी हो सकता है जब आपके इंटरस्टिशियल कैटायंस जाके घुस जाएं। यानी इंटरस्टिशियल साइट्स में अगर कैटायन जाके घुस जाते हैं तो भी सर ये डिफेक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन चार्ज न्यूट्रलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन्स वहां पर भी ट्रैप होते हुए नजर आते होंगे। और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट उन जगहों पर देखने को मिलता है जहां पर एक ऐसा मेटल इन्वॉल्व है जिसकी एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स एग्जिस्ट कर रही हैं, क्योंकि उस केस में यह पॉसिबल है कि उसकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स को जब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्लेस करे तो नंबर्स कम हो जाए। जैसे Rn+2 अगर 3 निकालोगे तो यानी +6 का चार्ज कम हो गया, तो उस +6 को मेंटेन करने के लिए तुम 2 Fe+3 डाल दोगे। तो सर निकाले 3 डाले 2, इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब एक आपका कैटायन
कम हो गया, यानी चार्ज तो मेंटेन रहा लेकिन कैटायन और एनायन का रेशो डिस्टर्ब हो गया। दिस इज मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट, जो जनरली आपको ऐसे ही मेटल्स के अंदर देखने को मिल सकता है जो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन यह है कि इन चीजों को थोड़ा सा और अच्छी तरह से थ्योरेटिकली पढ़ने की कोशिश की जाए, अच्छी तरह से रिवाइज किया जाए, रिवाइज करके बढ़िया बैंड बजाई जाए, और ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर जिसमें एक बड़ा अच्छा स्कोर लाया जा सकता है। इसी तरह से और भी चैप्टर्स को हम लोग आगे लाते रहेंगे। सब लोग जम के मेहनत करें, खूब कोशिश करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।